Hello everyone. Welcome to YouTube platform of CCA Academy. This is your mentor Ekta and I welcome you all on this platform of CCA Academy. आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 अप्रैल को, उसका पेपर 1 हम डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि हम अब मॉक टेस्ट शुरू करेंगे पेपर 1 का। जितने भी एग्ज़ाम जिनमें पेपर 1 आएगा उसके लिए हमारा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है रहेगा। लास्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो जो पार्ट था वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंस्ट्रक्शन में आपको कौन कौन से जो है चीज़ें पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखने हैं। तो आज हम डायरेक्टली पीजीटी पेपर के क्वेश्चन पेपर तक पर ही आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा हमारा, ये पहला क्वेश्चन है हमारा द स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर इंडिया टेकेड विजन एम्स एट इनमें से 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं और इनमें से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। ये क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो पहले का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट रहेगा, यानी फर्स्ट एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हैं। राइट, तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री के इंडिया टेकेड विजन का लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नव परिवर्तन अर्थव्यवस्था बनाना है, ये भी सही है। और द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 वाज होस्टेड इन दिल्ली, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी दिल्ली में की गई थी। दोनों ही ऑप्शन जो हैं, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच वन ऑफ द पॉलिसीज हैज नॉट बीन इनिशिएटेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई थी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, यानी सेटिंग अप ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल। ये जो है पीएम मोदी की एनडीए गवर्नमेंट जो हेडेड है उनके द्वारा ये स्कीम जो है शुरू नहीं की गई है, नेशनल इनोवेशन काउंसिल। राइट, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच कंट्री बैप्स स्वामी नारायण मंदिर वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये फरवरी की न्यूज थी और मैंने करंट अफेयर में बार बार ये चीजें पढ़ाई हुई है अकेडमी की क्लासेस में कि बैप्स मंदिर जो है यूएई में जो है, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात से इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, बैप्स मंदिर फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात्स में इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अमंग द इमर्जिंग जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स प्रोड्यूस रियलिस्टिक फोटोज बेस्ड ऑन टेक्स्ट इनपुट। उभरती जनरेटिव एआई प्रौद्योगिकी में से कौन सा टूल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर यथार्थवादी तस्वीरें तैयार करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, दाली ई जो है इसका सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हेन डिड द पार्लियामेंट पास द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है या फिर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी धांधली हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक नया बिल जो है पास किया गया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो ये कब जो है किस तारीख को ये पारित हुआ है ये बिल, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, फरवरी 6 2024 15 एक्शंस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश वालों के लिए ये बहुत बहुत जो है इजी सा क्वेश्चन रहेगा। हिमाचल प्रदेश में रावी रिवर भी बहती है, ब्यास भी बहती है, सतलज भी बहती है, बट झेलम जो है हिमाचल में नहीं बहती है। झेलम रिवर कहाँ बहती है? तो J&K में ये बहती है। निकलती कहाँ से है? तो वेरीनाग जगह है, वेरीनाग जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां से ये निकलती है। किसकी सहायक है? तो इंडस की सहायक है, यानी सिंधु नदी की सहायक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये भी जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ये जो पीजीटी पेपर हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहा था, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन रहा था। राइट। क्वेश्चन पेपर रहा था लेंथी पेपर, बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी हुई थी और उनको जो है करेक्ट बताना था या फिर इनको अरेंज करना था, तो काफ़ी लेंथी पेपर था। इसलिए आपको पेपर इस तरीके से तैयार करना है कि जो नहीं आता है छोड़ो, थोड़ा सा पढ़ा, 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बनाए अपने, जो जितने बनते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 25 से 26 अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें से 18 से 19 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। बाकी ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरी तरफ से। बाकी जो है आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है ना, उसे छोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर ई जो है जल्दी से अनसर्कल कर लेना है। पेपर 1 पास करना है, जस्ट हमें मार्क्स नहीं लेने हैं वहां पर ज्यादा। ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। राइट। मैंने पढ़ी नहीं स्टेटमेंट, बट कुल्लू फेयर से ये रिलेटेड स्टेटमेंट थी। हाँ, यहाँ पे मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। द नाटी डांस वॉज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। और दूसरा था कुल्लू नाटी डांस परफॉर्म ऑन दशहरा एंड depicts the stories related to the life of Lord Krishna and his रास लीला with गोपीज। यानी जो कुल्लू दशहरे में नाटी परफॉर्म की जाती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ उनकी रास लीला के संबंध में कहानियों को दर्शाया जाता है। ये सही है। और नाटी नृत्य को दुनिया में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये भी सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए जो है 7 का करेक्ट होना था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 बिगिन विद द कास्टिंग ऑफ वोट्स बाय पीपल। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं, किनका नाम हम पढ़ते हैं? श्याम शरण नेगी। इनकी डेथ भी हो गई है। श्याम शरण, ये है श्याम शरण नेगी। ठीक है। तो ये नेगी नाम है था इनका, इनकी डेथ भी हो गई है। तो ये जो है फर्स्ट वोटर रहे हैं, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो क्यों हुए थे, ये वर्ष 1900 नवंबर में ही इलेक्शन हो, नवंबर में ही पहले ही वोटिंग करवा दी गई थी। तो चीनी किसका नाम है? चीनी है जी किन्नौर का। ठीक है। बस ये शब्द ध्यान आ गया होता है एग्जाम के टाइम में, बस ये करेक्ट हो जाना था। चीनी किन्नौर का जो है प्राचीन नाम है। बस इसी क्वेश्चन इसी नाम से जो है हम इसको करेक्ट कर सकते थे। तो पांगी और किन्नौर में बर्फ की वजहों से ये कट जाते हैं एरियाज, इसीलिए इनमें जो है वोटिंग पहले करवा दी गई थी नवंबर में। और फर्स्ट वोटर कौन रहे थे भारत के? श्याम शरण नेगी जी, उनकी डेथ भी हो गई है। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इन विच ईयर द डेट हिमाचल प्रदेश वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज चीफ कमिश्नरी। यानी मुख्य आयुक्त क्षेत्र जो है भारत को हिमाचल को कब बनाया गया था? तो हम बहुत एक हिमाचल प्रदेश ऐसे होता था ना स्कूल में, वहां पर एक लाइन होती थी, हिमाचल प्रदेश को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है बनाया गया है। तो बिल्कुल सही, 15 अप्रैल 1948 को 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और इसे मुख्य आयुक्त क्षेत्र यानी चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो है बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होना था। और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। दोनों स्टेटमेंट से कौन सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करेक्ट जो स्टेटमेंट थी वो पूछी गई थी। ठीक है। मतलब अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है।
स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट पहली जो है सही है। सही वाली पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड द पंचायती राज एक्ट 1994 which was implemented on 23rd अप्रैल 1994। ये बिल्कुल सही है। 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में भी ये पंचायती राज एक्ट जो है शुरू कर दिया गया था 1954 में। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से संविधान संशोधन से पंचायती राज जो है भारत में शुरू किया गया था। पंचायती राज को किन शेड्यूल्स में रखा गया है ये भी आपके लिए कमेंट में होमवर्क रहेगा, आपने इसमें इसका कमेंट करना है। राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसमें पूछा है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और इनमें से सबसे गलत जो स्टेटमेंट है वो पूछी गई है। ठीक है, सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसका मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। A detailed description of Kangra Fort is not available in शाश फतेह कांगड़ा। तो शाश फतेह कांगड़ा में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कांगड़ा फोर्ट के बारे में, ये ऑप्शन गलत होना था, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 है जी, लिस्ट 2 लिस्टें दी हुई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जस्टिसेस के नाम है ना, और लिस्ट 2 में इनके टेन्योर यानी कब से कब तक ये चीफ जस्टिस रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। जस्ट आपको अगर याद होता, लीला सेठ जी हमारे हिमाचल प्रदेश की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं, तो इनका अगर टेन्योर आपको याद है तो आप जो है इसको करेक्ट कर सकते थे इस ऑप्शन को, बट फिर भी ट्रिकी था क्योंकि यहाँ पे 1991 से लेके 48 1991 ये भी ऑप्शन में दिया है, और एक मतलब 1991 का टाइम पीरियड जो है 2 ऑप्शन में दिया है। तो आपको सही वाला अगर लीला सेठ जी का, जस्टिस लीला सेठ जी का टेन्योर याद होता तो आपने ये करेक्ट कर लेना था। तो 12th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी 1 का ए का 2। ठीक है, बी के मल्होत्रा जस्टिस जी रहे थे 15/1/1991 से लेके 4/8/1991 तक, और श्रीमती लीला सेठ जी जो हैं कब से कब तक इनका टेन्योर रहा था, ये 6/8/1991 से लेके 19/10/1992। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होना था 12 क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लोरा स्पीसीज which are endemic to Himachal and characteristic of the West Himalayas। अब ये शब्द है क्या एंडेमिक, तो एंडेमिक होता है जी उस क्षेत्र की खास चीज। ठीक है, मतलब ये जो वनस्पति है, फ्लोरा होता है वनस्पति। ठीक है, तो कुछ ऐसा फ्लोरा जो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल या वेस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, वेस्टर्न हिमालयाज में पाए जाने वाला एंडेमिक वनस्पति जो कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत मिलती है ये पूछा है। यानी वेस्टर्न हिमालयाज में पाई जाने वाली वनस्पति का कितना प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी 95% जो है सही होना था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सेसेमिक जोनिंग मैप बनाया गया था भारत का IS 1893 और से लेके 1984 फोर्थ रिवीजन का। ठीक है, उसके तहत हिमाचल प्रदेश जो है किस सेसेमिक पॉइंट जोन में आता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था। ये हिमाचल प्रदेश जोन 5 और जोन 4 में आता है, 5 और 4 जोन में आता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 में जो है ड्यूरिंग 1952 to 1956 द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली passes as many as 55 legislative measures covering a wide variety of progressive law, which was the less progressive law aiming at socio-economic development inter alia। ये पूछा है कि 1952 से लेके 56 तक 55 लेजिस्लेटिव मेजर्स जो है पास किए गए थे, उनमें से जो
लेस प्रोग्रेसिव जो है वो कौन सा वाला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज बिल जो है कम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सब गलत स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। 16 का बी ऑप्शन सही है, श्रीखंड। ये जो मैं बी ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन बता रही हूँ, ये हमारे HPPSC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ऑफिशियल आंसर की के तहत ये आंसर्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। श्रीखंड 18626 फीट इन Pandravis Paragana has a gold image of Shiva on its summit, to which devotion is paid by burning a cap of charas in front of it. तो ये burning a cap of charas, ये सब चीजें, ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर रेगिन इन कांगड़ा ये रीजन होना था ड्यूरिंग विच। चलिए देखते हैं क्या गलत तो नहीं लिखा मैंने, है ना। वी नोटिस फॉर द फर्स्ट टाइम एन इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू कल्चरल फिलोमिना इन विच ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर मिंगल्ड विद द फाइनरी ऑफ द पर्शियन कोर्ट लाइफ। किस मुगल शासक के समय कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति तथा फारसी कोर्ट लाइफ अदालती जीवन का अद्भुत मिश्रण होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी अकबर के समय की ये बात है। फिर से करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन है, तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश about 60% of total cultivation is rain fed, और दूसरा है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट received the highest rainfall followed by चंबा एंड कांगड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, यानी दोनों ही इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, है ना। 60% एरिया जो है हिमाचल का रेनफेड नहीं है, और ना ही शिमला में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन फ्रूट प्रोडक्शन इन 2020-21 यानी 2020-21 में हिमाचल प्रदेश में फ्रूट कल्टीवेशन यानी जो फल उत्पादन के क्रमानुसार जो है इन जिलों को अरेंज करना था, सबसे कम फिर उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से अरेंज करना था, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, सबसे ज्यादा किन्नौर में असेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में ये जो जोड़ने थे, है ना। तो किन्नौर के बाद ऑप्शन नंबर सी है ना, 4-2 किन्नौर के बाद मंडी, कुल्लू, फिर शिमला। सबसे ज्यादा शिमला में प्रोडक्शन, फिर उससे कम मंडी, उससे कम कुल्लू में, फिर उसके कम मंडी में, और फिर उससे कम किन्नौर में। इस तरीके से फ्रूट प्रोडक्शन है, तो ये हमने अरेंज किया, है ना। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2021-22 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश स्टूड एट। तो ये किसके तहत ये पूछी गई थी, PLFS के द्वारा 2021-22 में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, बेरोजगारी दर थी हिमाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4%। ठीक, अब आ जाते हैं, यहाँ पर हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या हो गया है, ध्यान रखिएगा, 15 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके के कवर हो गए हैं, और 5 क्वेश्चन इंडियन जीके के यहाँ पर कवर हो गए हैं। यानी 10 क्वेश्चन इंडियन जीके के रहते हैं, वो 40 से 50 तक रहेगा। बीच में ये कुछ ट्रिकी सा पेपर था, है ना, इतना डायरेक्ट पेपर नहीं था, ये बहुत लेंथी पेपर है। अब 10 क्वेश्चन हम इंग्लिश के कवर करते हैं। तो इंग्लिश के लिए 21वां क्वेश्चन है, पूछा गया है 21-22 में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, 21 और 22 में प्रपोजिशन पूछी गई है। ज़ेवर,
फेल ऑफ द चेयर, ये सही होना था, 21 का सी करेक्ट होना था। वन शुड डू वंस ड्यूटी, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था। ठीक, फिर उसके बाद 22 और 23 के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उनमें पूछा है इन ईच क्वेश्चन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम पूछा है ना, अपोजिट वर्ड पूछा है। तो फेसियो का अजय फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज अ फेसियो, फेसियो का एंटोनिम पूछा है अपोजिट वर्ड, तो 23वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, सक्सेस। और क्वेश्चन नंबर 24 में कंपैशन का अपोजिट वर्ड पूछा है, व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम इज कंपैशन, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना था, इनडिफरेंस। फिर 25 और 26 के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन दी गई है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द पार्ट विच हैज एरर, तो ये एरर पूछा गया है, कौन से वाले ऑप्शन में एरर है, तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, यहाँ पे द फ्रॉड केसेस हैव बीन, ये गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद 26, तो 26 में 26वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे एरर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट। ठीक, उसके बाद 27 और 28 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसीडर्ड टू बी विच क्योर्स ऑल डिजीज, ये है जो दवाई सभी डिजीजेस के लिए प्रयोग की जाती है, उस दवाई का क्या कहते हैं, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, पेनेशिया। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना था, बिब्लियोफाइल। फिर 29 और 30 के लिए फिर से इंस्ट्रक्शन दी गई है, कुछ ईडियम्स हैं और उनका मीनिंग बताना है, ईडियम्स यानी मुहावरे, लकोक्ति, है ना, ईडियम्स होता है मुहावरे, फ्रेजेस होता है लकोक्ति। ठीक, तो हरकुलेन टास्क को कहते हैं, 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना था, वेरी डिफिकल्ट। ठीक, और ऑप्शन नंबर 30 फेयर एंड स्क्वायर अपराइट, फेयर एंड स्क्वायर, ये अपराइट नहीं था, फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग पूछा गया है, अपराइट बार बार रिपीट, दूसरी बार रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था, अपराइट। ठीक, ये ऊपर आ गया है इसका आंसर। ठीक, फिर 31 से लेके 40 तक हिंदी के क्वेश्चन हैं और हिंदी के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक, 31वें क्वेश्चन में पूछा गया है किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी ये जो ऑप्शन है ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची होने चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, सदन, निर्णय, निकेतन, मंदिर, धाम, ये सभी जो हैं किसी हॉल के लिए या फिर धाम के लिए ये सभी चीजें यूज की जा सकती हैं। ठीक है, सदन, निर्णय, निकेतन, मंदिर या धाम। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी। फिर 32 क्वेश्चन क्या कहता है, वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है, तो यहाँ पे रेखांकित वर्ड में रेखांकित यानी जो अंडरलाइन वर्ड था वो मेरे से नहीं रहा है, यहाँ पे से अंडरलाइन था, फिर कोश देखते हैं, यहाँ पे 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था, रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, कर्म कारक, ये सही था। ठीक है, आपको कारक याद होने चाहिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं, कर्ता ने, कर्म को, करने से के द्वारा, ये कारक आपको याद होने चाहिए, एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा ही होगा। पीजीटी फिजिक्स में भी हमने देखा था कि कारक से क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे हिंदी वाले पेपर में भी कारक से क्वेश्चन आया है। फिर आपको सर्वनाम के भेद याद होने चाहिए, किस तरीके से सर्वनाम के भेद हैं, वहां से भी आपका एक क्वेश्चन जो है सही हो जाना है। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन क्या कहता है, सचिन आता होगा वाक्य का काल है, टेंस पूछा है ना, काल होता है टेंस। ठीक, आता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, सस्पेंस है कि आता होगा, कब जैसे आएगा थोड़ी सी सस्पेंस है, पर आने वाला है ना, तो संदिग्ध वर्तमान है ना, बी करेक्ट है। फिर 34 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, वही
संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो 34 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी परिमाण बोधक जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, फिर 35 क्वेश्चन क्या कहता है, माँ आ जाती तो मैं चला जाता, यह वाक्य है। तो अगर माँ आ जाती ना तो मैं चला जाता, थोड़ा सा संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, 35 का बी संयुक्त वाक्य इसका सही होना था। फिर 36 क्वेश्चन क्या कहता है, समालोचन में है, समालोचन, सम आलोचन है ना, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, सम आलोचन। ठीक, तो समालोचन में क्या है, 36 ऑप्शन का सी है, 2 उपसर्ग हैं और 1 प्रत्यय है। ठीक, 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना था। फिर 37 क्वेश्चन में व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, उपयुक्त वाक्य यानी सही वाक्य जो यूज किया जा सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद 38 क्वेश्चन, 38 क्या कहता है, कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में ना अव्यय है। तो ना अव्यय क्या है, यहाँ पे कौन सा वाला है, क्या दर्शा रहा है ना, अव्यय होता है जो सेंटेंस में चेंज नहीं लाते हैं ऐसे शब्द। ठीक, तो ना अव्यय कौन सा है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, निश्चय के अर्थ में। ठीक है, कर रहा हूं ना, निश्चय मतलब कि मैंने फिक्स कर लिया है कि मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो निश्चय के एक टारगेट बनाया है ना, तो टारगेट के निश्चय के अर्थ में ना का यूज हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। यहाँ पे पूछा है सर्वनाम आप है, कौन सा सर्वनाम, ये जो आप सर्वनाम है ना, आप, यहाँ पे आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। ठीक, इंग्लिश में कहेंगे तो थर्ड पर्सन है आप, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है, यानी इन चारों वाक्यों में साथ यूज हुआ है, बट कौन सी वाक्य में साथ जो है किस लिए यूज हुआ है, संज्ञा के रूप में यूज हुआ है। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते हैं, यहाँ पे साथ जो है संज्ञा के लिए, संज्ञा की जगह यूज हुआ है। फिर यहाँ पर ओके, ये बहुत लेंथी वाला पेपर था तो मैंने इमेज ही लगाई है, बट इमेज भी काफी ब्लर हो गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मुझे पेन की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया, ये पूछा है यहाँ पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भारत में नेशनल इनकम जो है एस्टिमेट करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है हमारा नेशनल इनकम एस्टिमेट करता है, ये करेक्ट होना था। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, इसको तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगी, आपको ये जीके की बुक से पढ़ना पड़ेगा। 9th प्लान, 10th प्लान, ये 5 ईयर प्लान हैं और कौन से प्लान जो हैं सही से टिक किए गए हैं, ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। काफी लेंथी ये क्वेश्चन था तो मैं इसे टाइप नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैंने इमेज ही लगा दी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था, ए करेक्ट होना था, यानी नवी वर्षीय योजना जो है ऐतिहासिक विषमता के बारे में बताती है। 10वीं योजना जीडीपी के बारे में बताती है। 11वीं योजना समावेशी समावेशी के बारे में बताती है और 12वीं योजना ये सतत एवं समावेशी तीव्र समृद्धि के बारे में बताती है। ये काफी लेंथी था तो मैं इसे टाइप नहीं कर पाई हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ था। ये यहाँ पे क्यों मैं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन से हमारा करेक्ट होना ही चाहिए था। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप यूट्यूब चैनल को, एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और मेरी वीडियोस को अगर फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट होना था, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया हुआ था। ठीक है,
तो ये पूछा है सेक्रेटरीट सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा था, थोड़ा सा ट्रिकी बोला है ना, परमानेंट सेक्रेटरीट HQ हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है। सार्क संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू में है, नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ विमस्टेक, विमस्टेक का कौन सा मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना था, इंडोनेशिया। अगर विमस्टेक के बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊं, मैं एक ट्रिक बताती हूँ, MBBS इन थाईलैंड, ठीक है, MBBS इन थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड, ओके राइट। तो थाईलैंड तो एक कंट्री होगी, इन से इंडिया 2 कंट्री, ठीक, और ये बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, एम से मलय, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एन से नेपाल, ठीक है, IN, ये इस तरीके से लिखना, IN। 7 कंट्री जो हैं हमारे बिम्स्टेक का मेंबर्स हैं। जो भी बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास के ये देश हैं, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे नेपाल मेंबर है, थाईलैंड मेंबर है, भूटान मेंबर है, अब मैंने मेंबर्स बता दिए, बट ऑप्शन देखो, इंडोनेशिया मेंबर नहीं है, नेपाल मेंबर है, भूटान है, थाईलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ही है नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, तो ऑप्शन नंबर ए 44 का सही हो जाना था, इंडोनेशिया बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स बैंक इज लोकेटेड इन शंघाई। यहाँ पे भी ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही क्वेश्चन है। तो देखो 3 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से कवर हो गए थे। ब्रिक्स का बैंक का संघाई में ही है, बिल्कुल सही है ये, अब स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 का ए करेक्ट है, ठीक है, दोनों कथन सही हैं ये, ठीक है। सऊदी अरब, इजिप्ट, UAE, ईरान और इथोपिया, इन सब ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है 2023 में। पहले ब्रिक्स में कितने मेंबर थे, ओके, तो ब्रिक्स का भी मेंबर्स देख लेते हैं। पहले ये बनी कब है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 2009 में बनी थी, राइट। जब ये 2009 में बनी थी तो ये 4 कंट्री थी इसकी, BRIC, जब ये बनी थी ना तब इसकी 4 कंट्री थी, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना। फिर 2010 में इसमें जुड़ा साउथ अफ्रीका, तो बन गए 5 देश, ठीक है। जो ब्रिक्स जो थी वो 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन थी, बट 2023 में इसमें सऊदी अरब, इजिप्ट, UAE और ईरान और इथोपिया ने ज्वाइन किया है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, ये भी जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। मैंने आपको कहा कि ये जो हिंदी का पेपर आया था ना, ये बहुत टफ पेपर आया था, ऐसा इजी वाला पेपर नहीं था ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, BRI के प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई है और चाइना मैरीटाइम सिल्क रोड के बारे में चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना था, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। 47 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडिया फेडरल पॉलिटी, तो यहाँ पे इंडिया की फेडरल पॉलिटी के बारे में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत की संघीय राजनीति के बारे में सत्य नहीं है, तो 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाना था। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेटमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो है ये हमारे इसके बारे में सही नहीं है स्टेटमेंट, ये पूछा गया है, ठीक है, करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी 47 का। फिर 48 भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ब्लर भी हो गया है, हिंदी वाला दिख रहा है। 1927 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था।
48 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर कथन 1 तो सही है बिल्कुल, 1927 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कथन 1 तो दोनों गलत है, 1929 में, है ना, ध्यान रखना 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो ये तो हमारा करेक्ट नहीं है ना, ये पूछा है करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होना था। दोनों कथन गलत हैं, दोनों गलत हैं, क्योंकि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और जो दांडी मार्च हुआ है ना, ये वर्ष 1930 में हुआ है, ठीक है, वर्ष 1930 में हुआ है, वर्ष 1922 में दांडी मार्च नहीं हुआ है, तो दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। 49 क्या कहता है, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाना था 49 का। और क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट का है, क्लाउडिया गोल्डिन रिसीव्ड नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस टू वर्क ऑन, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज वर्ष 2000, अभी का लेटेस्ट वाला, ठीक, तो किस लिए मिला है। 50 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना था, वुमेन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी रोल इन लेबर मार्केट, राइट। तो अब यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, राइट, ओके। चलिए, तो हमने आज की मॉक टेस्ट तो नहीं कहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को, अकेडमी के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।